and welcome to Study IQ. मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीएससी सीएससी 2021 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 32 हासिल करने वाले अनय नितिन नवांदर. Welcome sir to Study IQ and lots of congratulations. Yeah, thank you. Namaste everyone. सर शुरुआत इसी से करना चाहूंगी कि यूपीएससी सीएससी एक सपना लगता है और जब वो सपना सच हो जाता है और विद AIR 32, हाउ इज द फीलिंग? बहुत आनंद हुआ मुझे जब मुझे ये पता चला कि AIR 32 आई है मेरी और सभी लोगों को मतलब सभी लोगों से जब शुभकामनाएं आने लगी, विशेस आने लगी तो काफी आनंद था सबको ही. और अब एक अनसर्टेनिटी जो है एग्जाम की वो खत्म हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है बस. सर अगर बात करें यूपीएससी सीएससी के रिजल्ट की तो हम जैसा अटेम्प्ट देते हैं हमें खुद से थोड़ी सी फीलिंग हो जाती है कि पेपर अच्छा हुआ था, सारे फेसेस अच्छे गए हैं तो शायद नाम हो लिस्ट में, जिसे हम होली पीडीएफ कहते हैं. बट गेटिंग अ रैंक इन अंडर 50, दिस सीम्स टू बी वेरी बिग अचीवमेंट. तो क्या आपने सोचा था कि रैंक 32 आ जाएगी, अंडर 50 आप रहेंगे? लास्ट ईयर भी मैंने एक अटेम्प्ट दिया था इस परीक्षा में और तब मैं इंटरव्यू तक पहुंच पाया था, बट आई कुडंट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट. So when I went through this time, I knew where I had to improve. I had to improve in many papers of the written examination. So that I did. I did my best to improve in those particular papers. So I was expecting that I have performed well than I did before. But yes, it's actually unpredictable, and I think one cannot predict that I'm going to get rank below 50. So yes, it was quite unpredictable. सर जैसे आपने बताया बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन है, रिजल्ट्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं. बट जो प्रिपेयर करता है सिविल सर्विसेज का, मुझे लगता है आधी बैटल उन्होंने जीत ली रहती है अपने माइंडसेट को ट्रेन करने में कि चलो यूपीएससी सीएससी की तैयारी करते हैं. बिकॉज प्रिपरेशन, लीविंग एवरीथिंग फॉर प्रिपरेशन इटसेल्फ इज अ ग्रेट डील. आपका क्या आइडिया था सिविल सर्विसेज का? और मैं सभी दर्शकों को बता दूं को तो सर वाज वर्किंग इन एक केमिकल इंजीनियर हैं, ही वाज वर्किंग इन अ फर्म और फिर वहां से जॉब छोड़ के आए एंड ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. तो ये थोड़ा सा बड़ा स्टेप हो जाता है कि एक अच्छी जॉब छोड़ के आना, प्रिपेयर करना इतने अनप्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन के लिए. तो क्या मोटिवेशन था, क्या आपका आइडिया था सिविल सर्विसेज का? Yeah, it's actually very right that it's unpredictable and it was a tough decision even for me. कि जब मैंने डिसाइड किया, मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि मेरी जो कैंपस प्लेसमेंट से मुझे जॉब मिली थी वो जॉब से रिजाइन करके मुझे फुल टाइम प्रिपरेशन करना था. तो काफ़ी टफ डिसीजन था मेरे लिए. बट देन मैंने एक बात सोच रखी थी कि आई हैव टू गिव माई 100% इन द एग्जामिनेशन. मैंने काफ़ी टॉपर्स के वीडियोस रेफर किए थे, उनके ब्लॉग्स रेफर किए थे एंड मुझे वो पढ़ के, वो देख के ऐसा लगा कि yes, if I follow a particular strategy, if I follow a good strategy, I can give my best. I never predicted that I'll make it to the final list in second attempt. But yes, I had decided कि मैं अपना 100% दूंगा and if I give it, I think something good will happen. A good results can come. So this was in my mind when I started preparing. सर इनिशियली आपने एक बात कही कि जब पहला अटेम्प्ट भी दिया तो आप इंटरव्यू तक पहुंच गए थे और सेकंड अटेम्प्ट में जो गलतियां रह गई थी पहले अटेम्प्ट में उसको रेक्टिफाई किया. तो मैं थोड़ा सा रिवर्स चलूंगी. जो गलतियां आपने एनालाइज की, मैं चाहती हूँ अगर आप शेयर करें और किस तरीके से दूसरे अटेम्प्ट में उसको रिफ्लेक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स हैं, शायद आपकी जो गलतियां थी जिससे आपने सीख ली उसको अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करके एक कंसोलिडेटेड स्ट्रैटेजी सही डायरेक्शन में बना सकते हैं. तो लास्ट ईयर जब मार्कशीट आई तो मुझे ये पता चला कि मेरा जीएस जो है, चारों विषय है, जीएस के 4 पेपर्स होते हैं, तो वो उन चारों पेपर्स में कलेक्टिवली मुझे कम नंबर आए थे कंपेयर टू एवरेज व्हाट स्टूडेंट्स गॉट, अदर एस्पिरेंट्स गॉट. और दूसरा कि मेरे ऑप्शनल में भी मुझे एवरेज नंबर से कम थे लास्ट ईयर. तो it was very clear to me that I have to improve in my written score. एंड फिर मैंने तब पेपर टू पेपर वाइज एनालिसिस किया कि GS1 में कौन से टॉपिक्स थे जो मुझे करने चाहिए थे. जैसे
GS1 में मैंने एंशियंट हिस्ट्री और सोसाइटी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था फर्स्ट टाइम, तो मैंने इस बार उसको रेक्टिफाई किया। कुछ और टेक्निक्स ऐड करी मैंने आंसर राइटिंग में, जैसे पेपर स्पेसिफिक टेक्निक्स ऐड करी, जो मैंने एक टॉपर से ही रेफर किया था। एथिक्स का मैंने पेपर राइटिंग सीखा, क्योंकि एथिक्स इज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट, इट नीड्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। सो वो मैंने सीखा कि एथिक्स का पेपर लिखा कैसे जाता है, टॉपर्स के आंसर शीट्स पढ़े, तो उससे हेल्प ली। और जैसा मैंने कहा कि मैंने ऑप्शनल भी एवरेज से कम थे, तो मैंने ऑप्शनल एग्रीकल्चर लिया था, तो इट वाज बिट टफ फॉर मी इनिशियली। सो मैंने डिसाइड किया था कि इस बार मैं ज़्यादा अधिक मेहनत करूंगा एग्रीकल्चर के लिए, तो आई डिड दैट। Fortunately or unfortunately, my score remained a bit similar in both the years for agriculture. But then I tried my best to take a different approach, add new things to my preparation, even for the optional. And this is where I think I improved a lot in my written score. सर जैसे आपने बताया कि जीएस में कहीं ना कहीं जीएस को इम्प्रूव किया, और अगर मैं एस्पिरेंट्स की बात करूं तो सभी के पास जीएस के लिए तो सेट पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज है, उसको फॉलो करते हैं, बट स्टिल कहाँ लैक हो जाता है। आपने भी उसको एनालाइज किया, आपने भी उसको समझा, सोर्सेस पता है बट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। या इट्स वेरी ट्रू कि जीएस कंटेंट सभी के पास है, सब लोग वही पढ़ रहे हैं, वही सोर्सेस है, वही कंटेंट है, वही डेटा है सबके पास। बट देन व्हाट matters a lot is how you present that data, or how you write those facts in the paper, how you write the answers, because answer writing is a skill, and मैंने ये टॉपर से सीखा है, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है इसके पहले, उनसे सीखा है। सब लोग आपको यही कहेंगे कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। एंड प्रैक्टिस में भी ऐसा है कि एक पैटर्न है जो यूपीएससी के सभी एस्पिरेंट्स फॉलो करते हैं, जो इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन का है, जो सभी को पता है। बट एग्जैक्टली वो उसको और प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है, उसको और अपीलिंग कैसे बनाना है, जिसको देख के एग्जामिनर आपको आधा एक नंबर हर क्वेश्चन में ज्यादा दे दे, और इसी से डिफरेंस आता है। तो फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू से कि कुछ टॉपिक्स जो है जनरल स्टडीज के पेपर में, वो काफी बार रिपीट होते हैं। तो आप ऐसे टॉपिक्स के, ऐसे सब्जेक्ट्स के इंट्रोडक्शन या फिर कंक्लूजन थोड़ा पहले प्रिपेयर कर लो प्रिलिमिनरी स्टेज पे, कि सपोज ये पोर्शन से, अभी सपोज मॉडर्न हिस्ट्री से 1857 के वॉर से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कुछ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके रख लो। जैसे सावरकर जी ने उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, तो आप ये लाइन को either you can write it in introduction or conclusion, which will give some extra edge to you in making your answers more appealing to the examiner. So ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हो, और जो प्रैक्टिस से आती है, जो टेस्ट लिखने से आती है। तो आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट, and this will happen subject wise. Each subject needs a different rule book or of yeah, so yeah, that's it. बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सर आपने हाईलाइट की कि सब्जेक्ट वाइज यू मेक योर रूल बुक, और बहुत ही छोटी छोटी चीजें आपने, जैसे अभी 1857 वॉर का एग्जाम्पल लिया है, तो आई थिंक दिस एवरीबडी शुड कोट कि किस तरीके से हम छोटी छोटी एग्जाम्पल्स से अपने आंसर एनरिचमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ती हूँ और बात करती हूँ आपकी थोड़ी सी और जर्नी की, कि जब आप जॉब से रिजाइन किया आपने, यू स्टार्टेड फ्रॉम योर वेरी बेसिक, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि एक सर्टेन स्टेज के बाद प्रिपरेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आज इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है। पीपल आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम देयर कॉलेज इटसेल्फ और स्कूल इटसेल्फ नाउअडेज। तो जो थोड़ा सा लेट से शुरू करते हैं, एकदम स्क्रैच से शुरू करते हैं, अगर एक साल का टाइमलाइन है, तो कैसे उनको अपना स्केड्यूल और अप्रोच होना चाहिए? फर्स्टली आई थिंक कि कोई लेट नहीं होता ये इस एग्जाम का प्रिपरेशन करने में, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा है कि ये सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा है तो उसका जल्दी हो जाएगा, या फिर कोई लेट कर रहा है तो उसका लेट से होगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ रूल इन दिस एग्जाम, बिकॉज इट इज वेरी न्यूट्रल इन दैट सेंस। एंड कमिंग टू अ टाइमलाइन फॉर 1 ईयर, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग के 1 साल में तो आपको बेसिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। कुछ बेसिक्स बुक्स है जो सबको पता है, एंड देयर इज नो एक्सेप्शन टू देम। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैंने पॉलिटी की बुक या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बुक मैंने एक एक महीना पढ़ी है, फर्स्ट जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तब।
तो वो 1 महीने में मैंने बस वो पॉलिटी का बुक पढ़ा है एंड पूरा मतलब पूरा टाइम उसी को दिया है। इससे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं और वो आप कभी भूलोगे नहीं फिर, और आपको रिवीजन करने में बहुत ईज़ी होगा अगर आपका फर्स्ट रीडिंग बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में हुआ है। एंड इफ आई वर टू से ऐड टू दिस, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था और सेकंड अटेम्प्ट का प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 15 दिन बचे थे, तो आई लिटरली had no extra time to go back and prepare more, give hours and hours for 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 the coming prelims. So तब मुझे ये बहुत ज्यादा काम आया क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बेसिक बुक्स को बहुत ज्यादा थरोली रीड किया था। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बस एक बार ऊपर से रिवाइज किया, जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे वो मैंने रिवाइज कर लिए, पॉलिटी की बुक से, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक से, एनवायरनमेंट से, इकोनॉमिक्स से। तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो फर्स्ट ईयर में मुझे ये लगता है कि आपको बेसिक बुक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए और आपका जो ऑप्शनल है उसका आप अपने ऑप्शनल के हिसाब से प्लानिंग करके जितना हो सके उतना कवर कर लो एंड फिर बचा हुआ तो प्रीलिम्स के बाद मेंस के जो गैप होता है उसमें हो जाएगा। सर आपका जो ऑप्शनल था वो था एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी व्हाट वाज योर विजन बिहाइंड चूजिंग एग्रीकल्चर एज एन ऑप्शनल, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अलग था और थोड़ा सा अनयूजुअल है क्योंकि लोग एग्रीकल्चर की तरफ बहुत ज्यादा नहीं जाते। और क्या अप्रोच स्ट्रैटेजी आपने अपनाई? राइट, मैंने बीटेक किया है तो उसके बाद एग्रीकल्चर वाज वेरी अनयूजुअल, but I initially had interest in agriculture, and when I went through the list of the available optionals, तो मैंने देखा कि मैंने जब शॉर्टलिस्ट किए ऑप्शनल्स तो मैंने देखा कि आई कुड डू वेल इन एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। बट देन ये सब देखने के बाद आई केम टू कंक्लूजन कि एग्रीकल्चर वुड बी मोर डुएबल फॉर मी एंड इट वाज a subject of my interest, so I thought I should go ahead with it. एंड वेल कमिंग टू स्ट्रैटेजी जो मैंने प्लान किया एग्रीकल्चर के लिए, आई स्टक टू बेसिक्स कि सिलेबस देखो, सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए है उसको प्रिपेयर करो। एंड कुछ सब्जेक्ट्स थे जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नए थे, मैंने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, बायोटेक्नोलॉजी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, बीटेक में एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था उसका। तो सो आई रेफर टू मैनी यूट्यूब वीडियोस जो बेसिक बायोटेक्नोलॉजी के हैं, बेसिक बायोलॉजी के हैं, जेनेटिक्स के हैं। तो उससे मैंने अपने कोर सब्जेक्ट, कोर जो है एग्रीकल्चर का, उसके नोट्स बनाए, जैसे प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग वगैरह के। एंड बाकी आई थिंक रेफरिंग टू सम बुक्स रेफर्ड बाय पीपल हु हैव क्लियर्ड द एग्जाम विद एग्रीकल्चर ऑप्शनल्स, उनके ब्लॉग्स पढ़े, उनके रिसोर्सेज देखे, एंड आई थिंक वो थोड़ा फॉलो करके आई कुड प्रिपेयर या वेल फॉर द एग्रीकल्चर। सर ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल थोड़ा सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब वो मेंस पे आते हैं। तो आपने बेसिक बुक्स बताई, सिलेबस रेफर करना है। जब एग्रीकल्चर के बारे में हम जब आंसर्स लिखते हैं तो किन खास बातों का ध्यान रखें? एग्रीकल्चर इज अ साइंस सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पे बेसिक्स करना चाहिए अच्छे से, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एंड थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए, ताकि ऐसा होता है कि कुछ थीम्स रिपीट होती है, कुछ थीम्स पेपर में कंपल्सरीली पूछी जाती है, तो ऐसे थीम्स को हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और जब बात बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट्स की आ जाती है एग्रीकल्चर में भी, इफ आई वुड कोट, तो कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे सॉइल साइंस है, या फिर वाटर इरिगेशन वाला सब्जेक्ट है, या फिर जो बहुत जेनरिक आंसर जहाँ हो सकते हैं वहाँ उसे और स्पेशलाइज करने की ट्राई कर सकते हैं, हम उसे और डेप्थ में ले जा सकते हैं। जैसे वी कैन कोट सम रिसर्च पेपर्स इन एग्रीकल्चर जो बहुत ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट के हैं, या फिर हम लोग there's a special member in नीति आयोग who handles agriculture department, तो हम उनके पेपर्स को कोट कर सकते हैं एग्रीकल्चर के जब टॉपिक्स आते हैं। तो ऐसा कुछ वी कैन कोट वेरियस इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस ऑफ आईसीआर इटसेल्फ, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, तो इनको हम कोट कर सकते हैं, so that the answer becomes more specialized, it appears to be more specialized, and it can appeal to the examiner. सर ये तो बात हो गई रिटर्न की। अब मैं थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस इंटरव्यू का जानना चाहूंगी, क्योंकि 2 पर्सनालिटी टेस्ट दिए हैं और पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में सभी को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन फ्रंट ऑफ द पैनल।
और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? और अगर कुछ ऐसे एक आध क्वेश्चंस आप शेयर कर सकें, आपने उसको कैसे टैकल किया? मैंने दोनों ही बार जब दिया तो बोर्ड्स बहुत ही ज्यादा कॉर्डियल थे। ऐसा कुछ नहीं होता कि दे ट्राई टू प्रेशराइज यू और दे ट्राई टू आस्क यू सम वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। वो इंटरेस्टेड है आपसे डिस्कशन करने में। ऐसा उन्होंने कमीशन के नोटिफिकेशन में भी लिखा है एंड मैंने वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी किया है। एंड इफ आई वर टू से सम, जो अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो इस बार मुझे मेरे बैकग्राउंड के रिलेटेड मतलब ऑनरेबल चेयर वुमन ने स्टार्ट किया था। तो उन्होंने पूछा कि आपने बीटेक केमिकल किया है और आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल ले रहे हो, तो ऐसी कुछ चीजें बताओ हमें जहाँ दोनों स्ट्रीम्स का इंटीग्रेशन हुआ है एंड उससे कुछ पॉजिटिव्स निकल के आए हैं और निगेटिव निकल के आए हैं। तो बेसिकली आई सेड अबाउट केमिकल्स, जो फर्टिलाइजर्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, केमिकल न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल को जाते हैं, तो इट हैज बीन वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर फूड सिक्योर टुडे, इंडिया इज फूड सिक्योर टुडे। And then while coming to negatives, the same thing is now turning bane for many people. The rates of cancer are increasing in the country, and the food chain is getting polluted by contaminants from pesticides and other chemicals, insecticides and all. So ये कुछ चीजें थी जो इस बार के इंटरव्यू में मुझसे पूछी गई। सब सेशन के एंड में ही कुछ फाइनल टिप्स सजेशंस आप सभी को देना चाहेंगे? मेरा एक्सपीरियंस से या फिर जो ये एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं, मेरा बस एक सजेशन है आप सबसे कि आप इस एग्जाम के बारे में मिथ्स बहुत है। तो आप एक काम कीजिए, आप ये एग्जाम को जिन्होंने क्लियर किया है पहले, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की है, उन्होंने अपने वीडियोस बनाए हैं, उन्होंने अपने ब्लॉग एक्सटेंसिवली ब्लॉग्स लिखे हैं जिसमें उन्होंने दे हैव सीन यूपीएससी थ्रू न्यू आईज। I think you should go and check them because you get different approaches people have taken to clear this exam, and these are approaches which have been validated by their results. So इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको क्या करना है, आपको क्या सूट होता है। इससे आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत हेल्प होगी। एंड जब आप खुद की स्ट्रैटेजी बनाओगे, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड वही आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, वही आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में सपोर्ट करेगी। एंड lastly exam, it's a test of your patience. So prelims आएगा, means आएगा, personality test होगा। तो my only I think I would quote, मैंने एक पढ़ा था कि it is said that the game is not over till it's over। तो और ये हर एग्जाम में सब कंडीशंस में फॉलो होता है। सपोज आप प्रीलिम्स क्लियर करके आ रहे हो, आपने मेंस दिया, मेंस में सिलेक्शन हुआ, फिर भी द गेम इज स्टिल ऑन। मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी द गेम इज ऑन, यू हैव टू अपीयर अगेन, यू हैव टू नॉट लूज होप। So in all cases, in all conditions, it is very much applicable, and always keep this in mind. Be hopeful, make your own strategy, and fight till the end. Yeah, that's it. So how Study IQ has been part of your journey? Initially, for current affairs, I used to refer some PDFs or some compilations, but it was before interview when I thought I should be more aware about current affairs. I came across various videos of Study IQ. They post it on daily basis on their YouTube channel, and I think those short videos of 5 to 7 minutes really updated me about the current happenings, and which is very much important in personality test, because वहाँ पे members daily they are daily newspaper readers, and वो आपसे वही पूछेंगे जो current में चल रहा है। So it's very important you get updated, and I'm a person who doesn't like to read newspapers. I'm more interested in YouTube videos. I find it more handy. We are glad, sir, we could be part of your success story. And thank you so much for joining us in this interview session, sharing the insights about your journey. It was absolute pleasure, and we wish you good health, good luck. Thank you.